हेलो दोस्तों, मैं हूं स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल मेडी सर्कल। दोस्तों, जिस तरह से साइंटिस्ट ने कोविड की वैक्सीन एक साल के अंदर डेवलप कर ली, काश ऐसा होता कि सभी बीमारियों के वैक्सीन होते और इस तरह से हम कई जिंदगियां बचा सकते थे। क्योंकि अभी भी ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज ही संभव नहीं है। उस केस में सिर्फ वैक्सीन एक तरीका है जिस तरह से उस बीमारी को रोका जा सकता है और मौत के आंकड़ों को कंट्रोल किया जा सकता है। आपने एचआईवी और एड्स का नाम जरूर सुना होगा। एचआईवी और एड्स से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। 2019 के आखिर तक अप्रॉक्स 38 मिलियन यानी 38 मिलियन लोग एचआईवी के साथ जी रहे थे। डब्ल्यूएचओ के अनुसार एचआईवी एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इश्यू बन गया है जिसने लगभग अब तक 33 मिलियन यानी 33 मिलियन लोगों के जीवन का अंत कर दिया है। करीब 6,90,000 लोग एचआईवी के कारणों से 2020 में और 1.5 मिलियन लोग एचआईवी से नए संक्रमित थे। साल 2020 में दुनिया भर में करीब 27.4 यानी 27.4% मिलियन एचआईवी पॉजिटिव लोग 8 थेरेपी ले रहे हैं, 8 जिसे एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी कहते हैं। लोगों के मन में इस बीमारी को लेकर के अलग अलग धारणाएं बनी हुई हैं। ये बीमारी कई सालों से है लेकिन अभी तक हम इसका कोई भी इलाज नहीं ढूंढ पाए हैं। तो क्या अभी भी ये बीमारी इतने साल होने के बाद भी मौत का पैगाम लेकर आती है, या हमारे साइंटिस्ट और एमिनेंट डॉक्टर्स ने कोई ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिससे हम एड्स को मात दे सकते हैं, हरा सकते हैं। साथ ही साथ इस बारे में हम जानेंगे अपने डॉक्टर्स से, अपने एक्सपीरियंस डॉक्टर्स से, उनसे बातें करके उनसे जानकारी लेंगे कि क्या ये जो भी बीमारी है इसका कोई वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है, और अगर नहीं तो इस वैक्सीन की उम्मीद कब तक की जा सकती है, कब तक हमें एचआईवी और एड्स से डरने की जरूरत है। अगर दोस्तों वैक्सीन होगी तो 100% हम इस रोग को हरा सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ जो एड्स के जो कारण है, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के है कि यू मस्ट बी हैविंग वन पार्टनर सिस्टम और सेफ सेक्स होना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स और कॉन्डम्स का यूज होना चाहिए, वो भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अगर जिन लोगों को एड्स हो चुका है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो डायरेक्ट इसकी वजह नहीं है, बहुत बार गर्भवती महिलाओं से बच्चों में भी एड्स ट्रांसफर हो जाता है, उनको हम किस तरह से जिंदगी दे सकते हैं, उनकी जानें कैसे बचा सकते हैं। मेडी सर्कल पे आप हमेशा सही इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन पाएंगे, डायरेक्ट एक्सपीरियंस डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स की जुबानी। तो आइए जानते हैं इन स्पेशलिस्ट से कि क्या एड्स की वैक्सीन अवेलेबल है इंडिया में, और अगर नहीं तो कब तक हो सकती है, जिससे हम कई जिंदगियों को बचा सकते हैं। स्टे हेल्थी, स्टे ट्यून टू मेडी सर्कल। एचआईवी को 1984 में आइडेंटिफाई किया गया था। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज ने उस वक्त अनाउंस किया था कि वे ऐसा होप कर रहे हैं कि 2 वर्षों के अंदर एचआईवी वैक्सीन को रेडी कर दिया जाएगा। तब से अब तक ट्रायल्स चल रहे हैं, लेकिन एक ट्रूली इफेक्टिव वैक्सीन आने में अभी भी वक्त लग रहा है। मेडी सर्कल उन हजारों वॉलंटियर्स, कम्युनिटी मेंबर्स और हेल्थ प्रोफेशनल्स के एफर्ट्स को एक्नॉलेज करती है जो कि सेफ एंड इफेक्टिव एचआईवी वैक्सीन के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। मैं हूं अमृता प्रिया और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। एचआईवी वैक्सीन जैसे प्रेसिंग इश्यू पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर अमित द्रविड़ मौजूद हैं। डॉक्टर अमित द्रविड़ रूबी हॉल क्लिनिक, नोबेल हॉस्पिटल, पूना हॉस्पिटल एंड मेडिकल रिसर्च सेंटर पुणे से एसोसिएटेड है एज अ चीफ कंसल्टेंट इन एचआईवी मेडिसिन एंड इन्फेक्शियस डिजीज। इन्होंने एचआईवी एड्स के रिसर्च एंड ट्रीटमेंट में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है, and he has proven track record of treating patients with best practices from district to international levels. Welcome, Dr. Amit, to Medi Circle. Thank you very much. So, Dr. Amit, to begin with, body का immune response AIDS के संदर्भ में कितना important है?
एड्स के संदर्भ में बॉडी का रिस्पॉन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि एचआईवी इन्फेक्शन आपके शरीर में आने के बाद लगभग 8 से 10 साल आपको कुछ होगा ही नहीं। आपको हम्म एकदम फिट लगेगा, आपको लगेगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे बहुत बार पेशेंट बोलते हैं कि सर मैं तो सिर्फ 6 महीने से ही बीमार हूँ और आप बोल रहे हैं कि मेरे शरीर में बीमारी लगभग 10-15 साल से है, तो ऐसा क्यों है? तो एचआईवी एक बहुत ही चतुर वायरस है। जब वो शरीर में आता है तब वो अपने CD4 सेल्स जो हम बोलते हैं, जो बॉडी की इम्यूनिटी कंट्रोल करते हैं, उनमें हम्म जाके बसता है और वो उस सेल के डीएनए में जाके बसता है और वो उस सेल का एक भाग बन जाता है। हम्म और ऐसे करते करते वो अपने सारे शरीर के जो इम्यून सेल्स है, जो कुछ स्प्लीन में है, कुछ गट में है, कुछ लिवर में है, कुछ बोन मैरो में है, कुछ लिम्फ नोड में है, हर जगह जाके वो CD4 सेल्स में जाके बसता है। वो बसने के सिर्फ बसता नहीं है, वो धीरे धीरे रेप्लिकेट करता है और धीरे धीरे वो सेल्स को मारना शुरू कर देता है। सो क्या होता है कि ओवर द टाइम अपना जो CD4 सेल है, जो अपनी इम्यूनिटी का एक भाग है, वो हर साल लगभग 80 से 100 से अपना CD4 काउंट कम होते जाता है। तो ये ओके मानिए कि अपने बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो बहुत बहुत रोबस्ट होती है। वो जो रिजर्व है, जब तक वो रिजर्व धीरे 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 कम होता जाता है, तब तक बॉडी सहन कर सकती है, वो इजीली अपने सादे सादे इन्फेक्शंस को क्लियर कर सकती है। लेकिन जब एक क्रिटिकल लेवल के नीचे ये CD4 सेल काउंट आ जाता है, तब अपने को हम जो बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस या संधि साधु रोग जो बोलते हैं कि जो बीमारियां अपने शरीर में हमेशा रहती है लेकिन इम्यूनिटी अच्छी होने के कारण वो अपने को कुछ कर नहीं पाती, वो अपने को होना चालू हो जाता है। और 8 ओके से 10 साल का ये इंक्यूबेशन पीरियड रहता है, जिसमें आदमी बहुत बार, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, और बहुत बार ऐसा होता है कि ब्लड डोनेशन करने गए तब एचआईवी पता चला, सर्जरी करने गए कोई तब एचआईवी पता चला, तो वो हम्म असिम्प्टोमेटिक फेज में होते हैं। तो मैं बहुत बार बोलता हूँ उनको कि आप लकी है कि आपको पता चला, नहीं तो और 4 साल के बाद जब आपका CD4 काउंट हम बोलते हैं 200 के नीचे आ जाना, जब वो 200 के नीचे आ जाता है तब हम बोलते हैं कि पेशेंट एड्स के स्टेज में चला गया है। तो एचआईवी के स्टेज से एड्स के स्टेज में जाने तक और इम्यूनिटी घटने तक 8-10 साल का टाइम चला जाता है। एक बार हम्म 200 के नीचे CD4 आ गया, फिर बॉडी में एड्स हो सकता है आदमी को, और अपने को अलग अलग बीमारियां दिखना चालू हो जाता है, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, या पेशेंट को जुलाब होना, उल्टी होना, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हम बोलते हैं, या डायरिया जो बोलते हैं, या हर्पीज होना, या हम्म हम जिसको नागिन या नागवेड़ा बोलते हैं, वो हम्म होना। तो ऐसे सारे, या कैंसर होना, मतलब महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर है वो होना, या लिम्फोमा जैसे ब्लड कैंसर है वो होना, ये सब दिखना चालू हो जाता है। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि बॉडी की इम्यूनिटी है, तो जब तक इम्यूनिटी अच्छी है तब तक एचआईवी होते हुए भी आपको कुछ नहीं होगा। जब इम्यूनिटी घटेगी, और वो कब घटेगी मैं बोल नहीं सकता, कुछ लोगों की 6-7 साल में घटेगी, कुछ लोगों की 15-15 साल नहीं घटेगी, 15 साल के बाद घटेगी। लेकिन एक बार वो 200 के नीचे आ गई तो फिर यू आर इन ट्रबल। एक बार 50 के नीचे आ गई, यू आर इन सीरियस ट्रबल। आप क्रिटिकली बीमार पड़ सकते हैं, आपको आईसीयू में एडमिट करना पड़ सकता है। इसलिए इम्यूनिटी इज द थिंग विच कंट्रोल्स ऑल द ओके मैनिफेस्टेशंस ऑफ एचआईवी। तो डॉक्टर अमित, आपको लगता है कि एक HIV का डायग्नोसिस यूनिवर्सली फेटल डायग्नोसिस है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि ये एक यूनिवर्सली फेटल डायग्नोसिस था 1990 से 2000 तक के इरा में, जब भारत में भी बहुत सारे पेशेंट्स दिखना चालू हो गए थे और अपने पास कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं थी। हम्म लेकिन 1995 में साइंटिस्ट ने जिडोब्यूडिन नाम की पहली जो दवाई है वो एचआईवी के लिए खोजी, और 1995 से 2021, अभी 26 साल हो गए हैं, हम हर साल एक नई गोली लेके बाहर आ रहे हैं। इतना फास्ट रिसर्च फैल रहा है, और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 26 साल में हमने 29 न्यू ड्रग्स ढूंढ डाले ऑफ अच्छा 6 डिफरेंट क्लासेस। और ये 29 डिफरेंट जो औषधि है, उनको हम कंबाइन करके 3 ड्रग्स को कंबाइन करके एक पिल में बिठाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि हाईली एक्टिव कॉम्बिनेशन एंटीरेट्रोवायरल थेरेपी। ये जब ओके हम पेशेंट को देते हैं, तब पेशेंट का एचआईवी वायरल लोड सप्रेस हो जाता है, उनका वायरल लोड एकदम कम हो जाता है, उनका CD4 काउंट जो मैंने बताया जो घटता है एचआईवी के कारण, वो बढ़ना चालू हो जाता है। और वो हम्म कभी कभी अगर हम ट्रीटमेंट जल्दी चालू करें तो नॉर्मल आदमी इतना ही उनकी प्रतिकार शक्ति कर देती है।
इसलिए अगर आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ले रहे हैं और वो रेगुलरली ले रहे हैं, तो आप ये बीमारी से मर नहीं सकते। आपको हम सालों की नहीं, दशकों की जिंदगी गारंटी दे सकते हैं। तो अभी ओके। अमेरिका में वो बोल रहे हैं कि अगर 20 साल का आदमी है और उसको एचआईवी पॉजिटिव हो गया और उसने अगर एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चालू की, तो वो गारंटी लेते हैं कि लगभग 50-60 साल तक वो अच्छी जिंदगी जी सकता है। मतलब वो 70 साल का हो जाएगा, उसको एचआईवी से कुछ नहीं होगा, अगर वो ट्रीटमेंट ठीक से लेगा तो। अपने पास उतनी ट्रीटमेंट अभी भारत में भी उपलब्ध है कि अगर आप ठीक से लेंगे तो आप दशकों की जिंदगी पा सकते हैं। आप भी सोच सकते हैं कि एक यंग आदमी बूढ़ा होके भी उसको एचआईवी टच नहीं कर पाएगा, लेकिन बात यह है कि उसको गोली ठीक से लेना जरूरी है, 95% से ऊपर डोसेस कंज्यूम करना जरूरी है, और गैप न लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि पेशेंट्स गोली ठीक से लेते हैं, 5-6 साल एकदम अच्छे लेते हैं, और फिर फटीग हो जाते हैं कि कितनी दिन में गोली खाऊं, ये तो डायबिटीज जैसी बीमारी है। लेकिन डायबिटीज में अगर आप 5-7 दिन गोली बंद कर देंगे तो आपकी शुगर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर हर महीने में आप 5-7 बार एचआईवी की गोली में गैप लेंगे, तो वो एचआईवी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाएगा और वो टैबलेट काम नहीं करेगा। इसलिए मेन इश्यू ये है कि अभी अपने पास उतने टूल्स है कि अगर आप गोली ले तो हम उम्र भर ताउम्र आपकी जो वायरस है वो सप्रेस करके रख सकते हैं, पूरी क्योर नहीं कर सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे लाके रख देंगे वो वायरल लोड, जिससे वो वायरस आपके कोई भी ऑर्गन सिस्टम को डैमेज नहीं कर पाएगा। लेकिन ओके। आपको रेगुलरली गोली लेना पड़ेगा। एड्स इज नॉट अ डायग्नोसिस ऑफ डेथ। इनफैक्ट ये बीमारी अभी चेंज हो गई है फ्रॉम श्योर शॉट किलर टू क्रॉनिक मैनेजेबल इलनेस। मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि एचआईवी इज लाइक डायबिटीज और ब्लड प्रेशर नाउ। आप गोली ठीक से खाएंगे, गैप नहीं लेंगे, टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखाएंगे, तो आपको ये बीमारी मार नहीं सकती। ओके। तो ये आपने अच्छी पॉजिटिव बात कही डॉक्टर अमित, लेकिन ट्रीटमेंट तो मैनेजेबल है, और जैसा आप बता रहे हैं कि आराम से सालों तक इसको ट्रीटमेंट अगर अच्छा ट्रीटमेंट रहा तो पेशेंट हैप्पीली रह सकता है। लेकिन क्योर के बारे में क्या स्ट्रैटेजीज होने चाहिए, कंप्लीट क्योर के बारे में एज पर यू? तो जैसा मैंने बताया कि 2 प्रकार का क्योर ये बीमारी में करने का रिसर्च चालू है। अभी तक फिलहाल सिर्फ एक या दो पेशेंट है पूरी दुनिया में जो अच्छा। एचआईवी को क्योर कर पाए हैं। जो फर्स्ट पेशेंट था वो था टिमोथी रे ब्राउन, जिसने एक उसको कैंसर और एचआईवी दोनों था। उसने अच्छा। कैंसर के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाया था। बोन मैरो ट्रांसप्लांट करवाने के बाद वहां के साइंटिस्ट को पता चला कि अरे बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो हो गया, कैंसर तो ठीक हो गया, लेकिन उसके शरीर में एचआईवी वायरल लोड भी नहीं दिख रहा। तो उनको पता नहीं चल रहा था कि क्यों ऐसा हुआ। तो जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जो बोन मैरो जो देने वाला व्यक्ति था उसमें एक म्यूटेशन था जिसको हम डेल्टा 32 म्यूटेशन बोलते हैं। तो जो डोनर था उसके शरीर में जो बोन मैरो था वो नेचुरली रेजिस्टेंट टू एचआईवी था। वही बोन मैरो अभी हमने हमारे पेशेंट में डाल दिया तो वो हमारा पेशेंट भी नेचुरली रेजिस्टेंट टू एचआईवी हो गया, जिसके कारण ओके। उसके शरीर से एचआईवी निकल गया और वो एचआईवी से क्योर हो गया। लेकिन ये बहुत रिस्की सर्जरी है। बहुत सारे पेशेंट मेरे को आके बोलते हैं सर हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते क्या? एक तो मतलब बहुत कॉस्टली अफेयर है, लगभग 20 लाख रुपए खर्चा आता है। पेशेंट बोलते हैं सर हम वो भी खर्चा करने को तैयार है। लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि नंबर एक हमको एक डोनर ढूंढना पड़ेगा जिसमें डेल्टा 32 म्यूटेशन है। वो म्यूटेशन बहुत रेयर है, 10,000 में एक आदमी को वो म्यूटेशन होता है। ये करके भी हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया, तो उसके बाद अमेरिका में उन्होंने 8 लोगों को और ट्राई किया ये ट्रांसप्लांट करना। उसमें से 6 लोगों की मौत हो गई क्योंकि आइदर उनको इन्फेक्शन हो गया या उनको अलग कॉम्प्लिकेशंस हो गए। सो इट इज नॉट ओके। सो इजी 20 लाख रुपए खर्चा करना, फिर कॉम्प्लिकेशंस होना। सो अपने को एक श्योर शॉर्ट चीज चाहिए कि भाई हमने दे दी तो 80-90% लोग एचआईवी से क्योर हो जाएंगे। तो वैसी कोई थेरेपी फिलहाल आई नहीं है, लेकिन कुछ कुछ नई चीजें अभी ये तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट का हो गया। फिर एक बेबी था यूएस में जिसको हम मिसिसिपी बेबी बोलते हैं, कि ओके। जिसने ऐसा किया कि जब वो बॉर्न हुआ तभी पता चला कि वो एचआईवी पॉजिटिव है। तब इमीडिएटली 72 घंटे के अंदर अंदर उसको हमारी जो टैबलेट्स है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी वो चालू की गई, और फिर 3 साल देने के बाद वो ट्रीटमेंट बंद कर दी गई। तो उनको ऐसे पता चला कि जब वो ट्रीटमेंट बंद कर दी तो 1-1.5 साल उसने ट्रीटमेंट बंद करने के बाद भी वो वायरल लोड ऊपर आया ही नहीं। तो उनको लगा कि वो भी क्योर हो गया है, लेकिन 15 महीने के बाद एचआईवी वापस ऊपर आया। सो
वो भी जो एक्सपेरिमेंट था वो फेल गया। वैसे ही ओके, फ्रांस में 20 लोगों का एक कोहोर्ट है जिसको बोलते हैं विस्कॉन्टी कोहोर्ट। ये ओके, लोग वो है जिन्होंने एक्यूट एचआईवी इन्फेक्शन में ही उनका डायग्नोसिस हो गया। जैसा मैंने बताया कि एचआईवी शरीर में घुसने के बाद लगभग 8 से 10 साल आदमी को कुछ भी नहीं होता। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, हर 3 महीने में अपनी एचआईवी टेस्ट कराते हैं। इसीलिए उनको इमीडिएटली पता चला, विदिन एचआईवी शरीर में घुसने के 3 महीने के अंदर-अंदर उनको पता चला कि उनको एचआईवी है। उन्होंने एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी चालू की, 5 साल वो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ली और फिर 5 साल के बाद उन्होंने थेरेपी बंद कर दी। उनमें ऐसा देखा गया कि लगभग डेढ़ 2 साल बाद भी उनमें वो वायरस ऊपर नहीं आ रहा था, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल क्योर। मतलब आपने इतनी जल्दी ट्रीटमेंट चालू कर दी है कि आपने जो एचआईवी का रिजर्वायर है, वो शरीर में बनने ही नहीं दिया। वो इतना छोटा ओके। है कि भैया वो रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा और हुँ, आप हुँ। ट्रीटमेंट बंद करने के बाद भी वो वायरस ऊपर नहीं आ रहा, जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल क्योर। तो बोन ओके, मैरो ट्रांसप्लांट जो किया, उसको बोलते हैं स्टरिलाइजिंग क्योर, मतलब पूरा वायरस को निकाल दिया। और ये फंक्शनल क्योर जिसमें विस्कॉन्टी कोहोर्ट या मिसिसिपी बेबी, ये जो एग्जांपल्स है, जिसमें गोलियां बंद कर दी गई है, वायरस अभी भी शरीर में है लेकिन वो इतने कम मात्रा में है कि वो बढ़ ही नहीं पा रहा। तो आपका टेस्ट पॉजिटिव है, लेकिन वायरस इतना कम है कि आपको बिना गोली से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये ओके, 2 हम ढूँढ रहे हैं, स्टरिलाइजिंग क्योर या फंक्शनल क्योर। लेकिन मुझे लगता है कि अभी एचआईवी का क्योर आने के लिए लगभग 10-15 साल लगने वाले हैं। और जो ओह! बिल गेट्स है, जो बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन चलाते हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि शायद एचआईवी वैक्सीन 2030 तक आएगा और हुँ, एचआईवी हुँ। क्योर लगभग 10-15 साल दूर है। इसलिए मैं लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि अभी जो लोग एचआईवी पॉजिटिव है, वो ट्रीटमेंट लेते रहें। ट्रीटमेंट लेना, एआरटी लेना, ये अभी फिलहाल का श्योर शॉट ज़िंदगी बढ़ाने का इरादा है। क्योर और वैक्सीन दोनों चीज़ें बहुत दूर है। मेबी 10-15 इयर्स उसको लगेंगे। और अभी ये कोविड का एपिडेमिक आने के कारण बहुत सारा रिसर्च आगे चला गया है, क्योंकि फिलहाल सारा रिसर्च कोविड में हो रहा है। तो ऐसा हो यस। सकता है कि ये डिले हो जाए और शायद इसको 10-15 साल नहीं 20 साल लगे। सो इट इज़ स्टिल अवे। बट कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जैसे ये टिमोथी रे ब्राउन का केस है या विस्कॉन्टी कोर्ट है या मिसिसिपी बेबी है, जिसमें हुँ, कुछ-कुछ चीज़ें हमको पता चली है कि अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट चालू करते हैं, वायरस को जल्दी दबा देते हैं, उसका रिजर्वायर कम कर देते हैं या उसको ऐसा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं डेल्टा 32 म्यूटेशन वाला कि जो नेचुरली रेजिस्टेंट टू एचआईवी है, तो हुँ, ये किया जा सकता है। जीन थेरेपी भी धीरे-धीरे ऊपर आ रहा है, जिसके कारण हम शायद अपने जो CD4 सेल्स है उनको नेचुरली रेजिस्टेंट बना दें एचआईवी को। ये सब चल रहा है, लेकिन ये रिसर्च में है, इसको टाइम लगने वाला है और लगभग एक 15 से 20 साल तो लगेंगे, जिस दिन हम वो दिन देखेंगे जिसमें एचआईवी विल बी क्यूरेबल डिसीज़। फिलहाल इट इज़ अ ट्रीटेबल डिसीज़। हुँ, हुँ। क्यूरेबल डिसीज़ होने के लिए उसको 15-20 साल लगने वाले हैं। सो लेट्स होप डॉक्टर कि 15-20 साल जल्दी आ जाए और हम ऐसा दिन देख पाएँ। तो ऐसा ही होप करना चाहिए और आप जैसे डॉक्टर्स के लिए तो और ज़्यादा हैप्पी मोमेंट रहेगा क्योंकि आपने एक बना लिया है एचआईवी ट्रीटमेंट के ऊपर काम करना, लोगों को हेल्प करना, उनको ट्रीट करना। तो जो CD4 काउंट के बारे में आपने बताया, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि ट्रीटमेंट से CD4 काउंट को इंक्रीज किया जा सकता है? हाँ, ज़रूर किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि आप ट्रीटमेंट कब चालू करते हैं, हुँ, वो हुँ। ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत नॉर्मल आदमी का CD4 काउंट जो होता है, जिसको एचआईवी नहीं है, उसका CD4 काउंट लगभग 500 से 1500 के बीच में होता है। वो हुँ, हुँ। 600 हो, 700 हो, 900 हो, 1200 हो, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, आप जितना जल्दी गोली चालू करेंगे, उतना आपका CD4 नॉर्मल है तो नॉर्मल ही रहेगा और अगर कम है तो जल्दी बढ़ जाएगा। बहुत बार मेरे को पेशेंट पूछते हैं कि सर मेरा CD4 काउंट 500 है, फिर भी मैं आप मेरे को ट्रीटमेंट चालू कर रहे हैं, इतना जल्दी क्यों चालू कर रहे हैं? हुँ, क्योंकि हुँ। मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि मैं वायरस को और CD4 सेल्स को फैलने से और एक रिजर्वायर बनाने से रोक रहा हूँ। जितना मैं जल्दी गोली चालू करूँगा, उतना आपका CD4 बढ़ेगा। वो 1300-1400 हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, आपकी पूरी इम्यूनिटी रोबस्ट रहेगी। प्रॉब्लम क्या ओके, होता है कि पेशेंट बहुत लेट आते हैं, कभी-कभी टीबी लेके आते हैं या हर्पीज़ लेके आते हैं या कैंसर लेके आते हैं, तब उनका CD4 होता है 50, 100, 150 और फिर मैं ट्रीटमेंट चालू करता हूँ, तो बहुत बार 10-10 साल की ट्रीटमेंट के बाद भी उनका CD4 500 के ऊपर नहीं जाता। वो ऐसे ही अच्छा, 200-300 के रेंज में हॉवर होता रहता है। उनका वायरस सप्रेस हो जाता है, उनका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल हो जाता है, लेकिन उनका CD4 500 के ऊपर नहीं जाता।
तो फिर बहुत बार ऐसा कुछ और ऐसे लोगों को जिनका CD4 500 के ऊपर नहीं जाता, दे रिमेन एट रिस्क ऑफ न्यू इन्फेक्शंस। मतलब बहुत बार देखा गया है कि अगर आपका CD4 500 के ऊपर नहीं जाता, तो भले अच्छा, आपको टीबी ना हो, लेकिन आपको कैंसर हो जाएगा या कुछ अलग ही चीज हो जाएगी, आपको हार्ट का इश्यू हो जाएगा, आपको किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको लिवर का प्रॉब्लम हो जाएगा। सो अभी लोगों के ध्यान में आ रहा है कि कुछ कुछ डैमेज जो HIV कर रहा है वो परमानेंट है। 10-10 साल अगर आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, HIV को बढ़ने देंगे, तो जब आप ट्रीटमेंट चालू करेंगे तो थोड़ा सा डैमेज परमानेंट होगा, शायद उसका फंक्शन वापस नहीं आएगा, शायद आपका CD4 कभी नॉर्मल नहीं होगा। अगर अगर नॉर्मल नहीं होगा तो आपको टीबी तो रहेगा ही रिस्क में, क्योंकि इंडिया में टीबी बहुत ज्यादा है, लेकिन हार्ट, किडनी, लंग, लिवर, इसके भी कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखने को मिल सकते हैं। तो जैसे लोग ज्यादा जी रहे हैं, ऑन एयरिटी जी रहे हैं, तो उससे पता चला है कि सिर्फ इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो रहे, नॉन इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो रहे हैं, जैसे हार्ट अटैक्स है, जैसे लिवर फेलियर है, जैसे किडनी फेलियर है, या अच्छा, गट का फेलियर है, ये सब देखा जा रहा है। सो अगर ये सब आपको टालना है, आपको पेशेंट को एकदम नॉर्मल आदमी की तरह जीना है, तो जल्दी ट्रीटमेंट लेना और CD4 को 500 के ऊपर बढ़ाना बहुत जरूरी है। इसलिए ओके, CD4 बहुत इंपॉर्टेंट है, HIV डायग्नोसिस अर्ली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ट्रीटमेंट जल्दी लेना और रेगुलरली लेना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है अगर आपको नॉर्मल लाइफ चाहिए। ओके। और डॉक्टर अमित, जैसे आप बोल रहे हैं कि ट्रीटमेंट से सप्रेस किया जा सकता है इस डिजीज को और लोग जी सकते हैं जितना जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ, तो क्या वो दूसरों को भी इन्फेक्ट, लेकिन ट्रीटमेंट होता है फिर भी इन्फेक्ट करने के चांसेस रहते हैं उस वक्त उनमें? फिलहाल HIV रिसर्च में एक नया कैच वर्ड है, U इज इक्वल टू यू, दैट मीन्स अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल। तो ये ओके। क्यों हुआ? तो उन्होंने लोगों को ऐसे लोग लिए जो ट्रीटमेंट बहुत रेगुलरली ले रहे हैं और जो उनका वायरल लोड सप्रेस्ड है, मतलब लेस देन डिटेक्टेबल लिमिट है। तो ऐसे लोगों को जब उन्होंने एनालाइज किया, तो उनको पता चला कि अगर ये ऐसे लोग जिनका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, वो अगर विदाउट कॉन्डोम भी सेक्स करना चाहे, तो भी वो अपने पार्टनर को ये वायरस नहीं दे सकते। अच्छा, मतलब द टैबलेट इज सो सुपर कि जब वो वायरस को सप्रेस कर देती है, तो अगर आपके संबंध बिना कंडोम के भी आ गए आपके पार्टनर के साथ, तो भी आप ये वायरस ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। इसलिए अनडिटेक्टेबल इज इक्वल टू अनट्रांसमिटेबल। और कुछ कुछ यूरोपियन कंट्रीज में उन्होंने ऐसे गाइडलाइंस निकाल दिए हैं कि अगर आप HIV पॉजिटिव है, आप ट्रीटमेंट ठीक से ले रहे हैं, आपका वायरल लोड अनडिटेक्टेबल है, तो आप आपके पार्टनर के साथ विदाउट कॉन्डम भी सेक्स कर सकते हैं। इंडिया में ऐसे गाइडलाइंस हमने नहीं निकाले हैं, क्योंकि हमको फिर भी लगता है कि कॉन्डोम यूज करना अच्छी बात है। नॉट जस्ट HIV, अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन भी प्रिवेंट हो जाएंगे। सो वी इन इंडिया आर स्टिल रिकमेंडिंग कि आप एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी रेगुलरली ले, आपका वायरल लोड सप्रेस्ड हो, आप कंडोम यूज करें। लेकिन मैं बहुत बार लोगों को बोलता हूँ कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय कंडोम फट गया, स्लिप हो गया, क्योंकि उसके भी चांसेस है, तो भी ये एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी अगर आप रेगुलरली ले रहे हैं, तो आप ये डिसीज ट्रांसमिट नहीं कर पाएंगे। सो ओके, एंटी रेट्रोवायरल, इसलिए सब HIV पेशेंट्स को आइडेंटिफाई करना, सबको ट्रीटमेंट चालू करना और उनका वायरल लोड सप्रेस है क्या नहीं वो देखना, ये अभी अपने कंट्री की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अगर वायरल लोड सबका सप्रेस्ड है, तो ये बीमारी वैसे ही रुक जाएगी, क्योंकि इट डज नॉट, उनको ट्रीटमेंट बेनिफिट भी है और प्रिवेंटिव बेनिफिट भी है। ट्रीटमेंट ठीक से लेना दूसरों को इन्फेक्शन होने ना देने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार देखा गया है कि जो पेशेंट्स ट्रीटमेंट ठीक से लेते हैं, वो अपने वाइफ को या अपने हस्बैंड को ये बीमारी ट्रांसमिट ही नहीं करते, नेगेटिव रहता है आदमी, और फिर ऑटोमेटिकली न्यू केसेस बढ़ना कम हो जाता है। ओके। So thank you, Dr. Amit, for your insight on this pressing issue. क्योंकि ये ऐसा इशू है जनरली लोग ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं, या आपके जैसे एक्सपर्ट से अगर सुनेंगे नहीं तो समझेंगे भी नहीं, एक स्टिग्मा भी अटैच है इसके साथ। तो बराबर। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स ऑन दिस इशू। माय प्लेजर, माय प्लेजर। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू।